नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। आज एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त भी जारी करेंगे। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार, शीर्ष 4 देशों में शामिल। और दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत न्यूजीलैंड से 58 रन से हारा। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। आज एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, ये शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान की ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाताओं से। सबसे पहले बात करते हैं पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा से। अश्विनी, जी कनकलता। मतदान कैसा चल रहा है और किन किन प्रमुख लोगों ने वोट डाले हैं अब तक? मैं अभी पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के बहुत से बूथ से होके आया हूँ। बड़ी शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। अभी मैं 92 नंबर बूथ पर हूँ। यहाँ अभी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन अपने परिवार के साथ वोट डालकर गए हैं। अभी 136 नंबर बूथ पर बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानचंद वोट डालेंगे। मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से चल रही है। जानकारी के लिए धन्यवाद अश्विनी। 2 करोड़ 3 लाख से अधिक मतदाता 1031 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य में कुल 20,632 केंद्र बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं अपनी संवाददाता सुपर्णा सैकिया से, जो गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। सुपर्णा, मतदान को लेकर वहां कैसा माहौल है? जी कनक, हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। मैं गुरुग्राम के लांसर्स इंटरनेशनल स्कूल के मतदान केंद्र पर हूँ, जहाँ सुबह से ही लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। शहर में मतदान प्रतिशत हमेशा चिंता का कारण रहा है और इसी शहरी उदासीनता से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने मतदान को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। जैसे कि 126 बूथ ऐसे हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स में हैं और इन बूथ्स में आसपास की सोसाइटीज के लोग आके मतदान दे रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि लोग बड़ी संख्या में अपना मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे। और मतदाता के लिए पीने का पानी, शौचालय, रैंप और व्हील चेयर, शेड और वाटर कूलर जैसे पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कनक, सुपर्णा, प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन है? कनक, हरियाणा में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और INLD के बीच बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लाडवा सीट से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैदान में है। वहीं गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, उचाना कला से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जुलाना से विनेश फोगाट और हिसार से सावित्री जिंदल अपना किस्मत आजमा रहे हैं। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। और अब हम चलते हैं अपने संवाददाता अनुपम के पास, जो फरीदाबाद में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। अनुपम, मतदान किस गति से चल रहा है? जी कनक, अभी हम हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बूथ पर हैं। 7 बजे मतदान शुरू होते ही मतदाताओं का यहाँ आना शुरू हो गया था। विशेषकर हम देख पा रहे हैं कि युवाओं और महिलाएं काफी उत्साह से गणतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। कनक, अगर हम बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा भाजपा से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने पराग शर्मा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से 2005 और 2009 में विधायक रही शारदा राठौड़ भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से रविंद्र फौजदार उम्मीदवार हैं। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद अनुपम। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग सहित सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर महाराष्ट्र जा रहे हैं। वे बंजारा समुदाय की महान विरासत से जुड़े बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद श्री मोदी ठाणे जिले में 32,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। इसमें देश भर के 9 करोड़ 40 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर श्री मोदी नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के अंतर्गत महाराष्ट्र के किसानों को लगभग 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि भी जारी करेंगे। श्री मोदी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की लाभार्थियों को भी सम्मानित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वाशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़े 23,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1,920 करोड़ रुपए से अधिक की 7,500 से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी 2.0 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 19 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 5 सौर पार्कों का लोकार्पण करेंगे। ठाणे में श्री मोदी प्रमुख मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बीकेसी से आरएजेवीएलआर खंड का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत तकरीबन 14,120 करोड़ रुपए है। वे लगभग 12,200 करोड़ रुपए की लागत वाले ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वे 2,550 करोड़ रुपए की नवी मुंबई हवाई अड्डा प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है, जिसे इसने लगभग 30 साल पहले प्रस्तावित किया था। कल संयुक्त राष्ट्र महासभा की कानूनी समिति को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत के विधि अधिकारी आर मैथिली ने आतंकवादी समूहों की बढ़ती ताकत पर गहरी चिंता व्यक्त की, जो अब अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि पत्र को अंतिम रूप देने के लिए मौजूदा गतिरोध को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुश्री मैथिली ने उन देशों की निंदा की जो राजनीतिक कारणों से आतंकवाद को उचित ठहराते हैं, जिन्होंने पहले कुछ समूहों को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में बचाव किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन विभाजनों से ऊपर उठने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि ऐसे राजनीतिक एजेंडे से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई कमजोर हो रही है। It is unfortunate that some amongst us, motivated by their narrow political agendas, look for reasons to justify terrorism. Because of these states, the global resolve to fight against terrorism gets diminished. Because of such states, even 15 years after the Mumbai terror attacks, the masterminds continue to roam scot-free with full state hospitality. Not only do such states justify terrorism, their governments and their agencies have made terrorism their state policy. विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने की 15 और 16 तारीख को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। श्री जायसवाल ने कहा कि जाकिर नाइक की पाकिस्तान यात्रा पर भारत आश्चर्यचकित नहीं है। उन्होंने भारतीय न्याय प्रणाली से भागने वाले जाकिर नाइक का पाकिस्तान में उच्च स्तरीय स्वागत होने की निंदा की और इसे निराशाजनक बताया। Zakir Naik, yes, we have seen reports that he is being fitted in Pakistan. He has been warmly welcomed there. It is not surprising for us that an Indian fugitive, a fugitive from Indian law, justice, has received a high-level welcome in Pakistan. It is something which is disappointing, let me say. It's condemnable, but at the same time, as I said, it's not surprising. देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया है। 27 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह में ये भंडार 704.89 अरब डॉलर तक पहुंच गया। एक रिपोर्ट।
रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष मध्य जुलाई से विदेशी मुद्रा भंडार में 12.59 अरब डॉलर की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस उपलब्धि के साथ ही भारत, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड जैसी 3 अन्य अर्थव्यवस्थाओं के ग्रुप में शामिल हो गया है, जिनके पास 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। मुद्रा भंडार में तेज वृद्धि ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने की भारत की क्षमताओं को मजबूत किया है और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की मुद्रा को अधिक स्थिरता प्रदान की है। समाचार कक्ष से जया भारती। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत को 58 रनों से हरा दिया। दुबई में कल शाम खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 160 रन बनाए। 161 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारत की टीम 102 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की ओर से रोजमेरी मेयर ने 4 विकेट लिए। आज ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप बी में आज शाम 7:30 बजे से इंग्लैंड का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। उधर शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के इवान डोडिक की जोड़ी पुरुष युगल के दूसरे दौर में पहुंच गई है। कल पहले दौर में इस जोड़ी ने स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज और पाब्लो कैरोनो की जोड़ी को 6-4, 6-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। देश भर के शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने 5 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना की है। मंत्रिमंडल की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में असमिया, बांग्ला, मराठी, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का फैसला किया गया। ये दर्जा मिलने से इन भाषाओं को उनके अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने में सरकार से मिलने वाले कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर उज्ज्वल कुमार ने कहा कि इन भाषाओं की सांस्कृतिक विरासत है और इस फैसले से भाषाओं के प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि देश का प्राचीन साहित्य इन भाषाओं में उपलब्ध है और इन्हें शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने से अध्ययन और अनुसंधान में मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की प्रबल संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद कनक। हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, आज मतदाता बनेंगे भाग्य विधाता। 15-16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा पर नवभारत टाइम्स लिखता है, 9 साल बाद किसी विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा, रिश्ते अभी असहज हैं, इसीलिए ये यात्रा अहम। छत्तीसगढ़ में 32 नक्सली ढेर, दैनिक जागरण की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने इसे लाल आतंक पर प्रहार शीर्षक से लिखा है, 400 जवानों ने 4 घंटे चलाया ऑपरेशन, दूसरी सबसे बड़ी मुठभेड़। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक, नवभारत टाइम्स की पहली खबर है। पत्र लिखता है, कोर्ट ने पूछा इतनी जल्दबाजी क्यों। पंजाब केसरी ने भी इसे प्रमुखता देते हुए लिखा है, दिल्ली के एलजी को झटका, कोर्ट ने कहा आप ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की जांच स्वतंत्र एसआईटी से कराए जाने की खबर अनेक अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर ने न्यायालय का बयान दिया है, तिरुपति के प्रसाद में करोड़ों लोगों की आस्था, सियासत नहीं होने देंगे। जनसत्ता ने धोखाधड़ी शीर्षक से जानकारी दी है, कानपुर में टाइम मशीन के जरिए बूढ़े से जवान बनाने का दावा करके पति पत्नी करते थे ठगी, 65 उम्र वालों को 25 का बनाने का झांसा देकर हड़पे 35 करोड़। दैनिक भास्कर ने दिल्ली में बंदरों के आतंक पर हाईकोर्ट का बयान दिया है, बंदरों को खाना खिलाना भलाई नहीं, इससे मानवों से संघर्ष बढ़ता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, आज एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त भी जारी करेंगे। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार, शीर्ष 4 देशों में शामिल। और दुबई में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत न्यूजीलैंड से 58 रन से हारा।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।